हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास 5 का बी। तो चलिए अभ्यास 5 बी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में निर्देश दिया गया है निम्नांकित, ठीक है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, किस रूप में लिखना है? बीज गणितीय रूप में आपको लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है 6 और x का योगफल। ठीक है, 6 और x का योगफल। तो देखिए, योगफल का मतलब होता है क्या? योगफल का मतलब होता है जोड़। तो किसको जोड़ना है? 6 और योगफल बोला है तो प्लस लगाएंगे, और क्या जोड़ना है? x। तो 6 प्लस x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है? x में से 7 घटाने पर शेष क्या होगा? तो सबसे पहले हमें किस में से घटाना है? x में से घटाना है तो घटाने का सिंबल लगाएंगे। कितना घटाना है? 7। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा में क्या क्या दिया गया यहाँ पर तीसरा में दिया है x का 5 गुना। तो x लिखेंगे, का मतलब होता है क्या? गुणा होता है। ठीक है, कितना गुना? 5 गुना। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 5x। ये चर जो वैल्यू होती है वो पीछे चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है? हम x का 1/3। ठीक है, x का, तो लिखेंगे x, यहाँ पे लिखे का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या बोला है? 1/3। तो 1/3 लिखें तो लिखें क्या? 1/3 बराबर x का गुणा 1 में होगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा x, और बटे 3 हो जाएगा नीचे। ये हो जाएगा आपका चौथा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है? पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुना होता है। क्या होता है? वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या होता है? त्रिज्या का दुना होता है। कौन दुना होता है? व्यास। व्यास जो होता है, इसी के व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। व्यास को हम लोग बोलते हैं क्या? डी से डिनोट करते हैं, यानी डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और 2 तो 2 ही रहेगा, और त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्या को बोलते हैं क्या? रेडियस। इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको देखिए, जो आपको मान इसमें हिंदी में बोला है उसी को आपको फार्मूले में बदलना होगा बस। ठीक है, तो व्यास को हम डी बोलते हैं, बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस मतलब 8। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है क्या? 4 इंटू भुजा। देखिए, परिमाप को हम जो है, परिमाप को हम दर्शाते हैं यस से, और इंटू 4 है तो 4 को जम करते लिखेंगे। भुजा को दर्शाते हैं ए से। भुजा ए का मतलब होता है आर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्या? तीसरा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल है। क्या है? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम एरिया ए से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम लिखते हैं क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? लंबाई इंटू
चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम बोलते हैं ए मतलब होता है एरिया, ठीक है। एल का मतलब होता है लंब, और चौड़ाई को हम दर्शाते हैं बी से। तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब होता है क्या, एरिया, ठीक है। एल का मतलब होता है लंबाई, लेंथ जिसे हम बोलते हैं, और बी का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है क्या, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लाभ आपका कब होगा, देखिए तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, लाभ, लाभ आपको कब होता है, जब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पर होना क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा है 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये आपने खरीदा और इसे बेच दिया किसने में, 15 रुपये में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कास्ट प्राइस यानी सीपी जिसे हम बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में आप बेचे हो, ठीक है। तो आपका लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को नहीं, ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आपको घटाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटाओगे तो आपका लाभ पता हो जाएगा। तो लाभ को हम बोलते हैं क्या, प्रॉफिट, यानी कि पी से दर्शाते हैं, और विक्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं किससे, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, माइनस यहाँ पर क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं सीपी से, सीपी यानी कास्ट प्राइस से। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला का ए, ठीक है। तीसरे का ए लिखा है, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्ष आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को लगाने से पहले हम थोड़ा सा संख्याओं को ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है एक टोकरी में 50 आम है और तथा दूसरी टोकरी में यक्ष आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली टोकरी है उसका पहले आम लिख लेते हैं और हम दूसरी वाली टोकरी को घटा देंगे, तभी तो हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पहली टोकरी में 100 आम है और दूसरी टोकरी में 40 आम है। तो यदि हमें पता करना हो पहली जो टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली टोकरी में से दूसरी वाली टोकरी को हम घटा लेंगे, यानी कि 100 में से आप 40 को घटाओगे तो आएगा कितना, 100। तो कहने का मतलब ये हुआ दूसरी टोकरी में से पहली वाली जो टोकरी है वो 60 आम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पहली टोकरी में दिया गया था कितना, 50 आम दिया गया था, तो लिखेंगे 50। उसके बाद क्या करेंगे, हम पता करने के लिए हमें कितना अधिक है या कितना नहीं अधिक है, तो हम पहली वाली टोकरी में से दूसरी वाली टोकरी को घटा लेते हैं, ठीक है। तो 50 में से x को घटाएंगे तो आपका यही हो जाएगा क्या, 50 माइनस एक्स, मतलब कि इतना आम अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ चौथा क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही बी है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, इसलिए मैंने चौथा क्वेश्चन बोल दिया। ये तीसरे का बी है, उसमें ए था, ये बी वाला क्वेश्चन है उसका। तो इसमें दिया गया है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, मतलब छात्रों की संख्या है 100,
छात्रों की संख्या 100 है, जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। कितने छात्र? यक्ष छात्र हैं प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिए, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक कक्षा में, एक विद्यालय में 10 विद्यार्थी हैं, है ना, और उनमें से 2 विद्यार्थी जो है प्रदूषित जल पीने से बीमार हो जाते हैं। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या आपसे पूछा जाए तो पूरे छात्रों की संख्या में से आप प्रदूषित छात्रों की संख्या को घटा दीजिए। तो मतलब 10 में से 10 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8 बचेगा। ये हो जाएगा आपका स्वस्थ छात्रों की संख्या। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल रहा। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर विद्यालय में कुल छात्र कितने थे? 100 थे। तो 100 है तो 100 को देखें, यहाँ पर 100 को हम क्या करेंगे? 100 को ज्यों के त्यों लिखेंगे। ये 100 छात्र हैं, उनमें से x छात्र जो है बीमार हो जाते हैं प्रदूषित जल पीने से। तो इसमें से हम प्रदूषित जल पीने वाले बच्चों को, छात्रों को जो है घटा लेंगे तो स्वस्थ छात्रों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखें क्या? 100 माइनस एक्स, यही आपका हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। ठीक है, आयत का परिमाप याद कीजिए। किसका? आयत का परिमाप। तो आपको लिखना होगा क्या? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है क्या? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है। तो जिसमें से 2 को हम क्या करेंगे? ज्यों को त्यों लिखेंगे ब्रैकेट। लंबाई का मान हमें दिया है क्या? x दिया है, और प्लस चौड़ाई का मान दिया है y मीटर, तो लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2x, क्योंकि 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। 2 का गुणा जब y में होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? 2y मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है एक गुब्बारे का मूल्य x रुपये है। ठीक है, एक गुब्बारे का मूल्य x रुपये है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? जैसे मान लीजिए, छोटा मोटा क्वेश्चन एक ठो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा आपको 4 रुपये में मिल रहा है। कितने रुपये में? 4 रुपये में। एक गुब्बारा 4 रुपये का है, तो 2 गुब्बारा कितने का होगा? 8 रुपये का होगा। तो आपने किया क्या? इस 4 का इसमें 2 में गुणा कर दिया और आपने बता दिया 8 रुपये। ठीक है, जितने का हमें गुब्बारा मिला और कितना गुब्बारा मिला उसी में हमने गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक गुब्बारे का मूल्य हमें पता है x रुपये है। कितना? x रुपये। तो ऐसे मुझे 12 गुब्बारे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे, और जब आप 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 12x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर, है ना। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया गया है कक्षा में x विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थी हैं कितने? तो इसमें विद्यार्थी यहाँ पर हैं विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी कितने हैं? यक्ष विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 मतलब इसी का 1/4 क्या है? बालिकाएं हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या? बालिकाएं कितना है? 1/4 हैं। तो लिखेंगे क्या? x इंटू 1/4। इसको आप और सरल करेंगे तो x का गुणा 1 में होगा तो x से कम x, और बटे 4 नीचे ही रह जाएगा, यानी कि आपका मान निकल के आ गया x/4। ये हो जाएगा बालिकाओं की संख्या। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो वर्ग का परिमाप होता है क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो परिमाप को हम दर्शाते हैं एस से, तो इस लिख देंगे यहाँ पर 4 को ज्यों करते हैं इंटू भुजा का मान दिया है क्या, ए दिया है, तो लिखेंगे क्या ए। तो लिखें क्या, यस बराबर 4 का गुणा ए में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4A सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला जो है वो राधा से छोटी है। ठीक है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। कौन, लीला। ठीक, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो देखिए आपको करना क्या होगा, लिखना होगा लीला की आयु, लीला की आयु, लीला की आयु बराबर, हमें लीला के पदों में बोला है, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लिखेंगे क्या, लीला की आयु बराबर, तो लिखेंगे क्या हम, लीला की आयु, लीला की आयु राधा की आयु, राधा से जो है 6 वर्ष छोटी है। कौन, लीला। ठीक है, तो राधा का आयु हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यक्स, क्योंकि राधा का आयु हमको पता नहीं है। और इससे छोटी, इससे 6 वर्ष छोटी है कौन, लीला। तो ये देखिए लीला की आयु बराबर राधा की आयु नहीं पता है, तो हम यक्स दिखा देंगे वहाँ पर, और माइनस 6 वर्ष छोटी है लीला, तो 6 वर्ष छोटी यहाँ पर लिखा दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच जाते हैं। माँ ने कुछ लड्डू बनाए जिनमें से मेहमानों और परिवारों पर कुछ लड्डू उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर भी 5 लड्डू शेष रह जाते हैं। तो बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए। ठीक है, तो मान लीजिए माँ ने x लड्डू बनाए। ठीक है, उन्होंने मेहमानों और परिवारों पर y लड्डू खर्च कर दिए, फिर भी उनके पास कितना लड्डू बच गया, 5 लड्डू शेष बच गया। तो आप करेंगे क्या, देखिए क्योंकि आपको यक्स का मान निकालना है यहाँ पर, क्योंकि लड्डुओं की संख्या तो हमें पता नहीं है। और ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यक्स को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, यक्स बराबर लिखेंगे यहाँ पर 5, और ये y को हम पंचांतर कर देंगे। तो आपका निकल जाएगा क्या, माँ ने कितने लड्डू बनाए। ठीक है, क्योंकि माँ ने मान लीजिए x लड्डू बनाए और उन्होंने परिवारों और मेहमानों में y लड्डू खर्च कर दिया, फिर भी 5 लड्डू शेष रह जाते हैं। तो आपको जब x का मान निकालें तो इस मान को पंचांतर करना, तभी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।